प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल की क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जो कि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के पहले पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। तो एम्ब्रियोलॉजी का एक पार्ट है जो कि जनन संरचना से संबंधित है। विद्यार्थियों, यदि आपने इस चैनल को, इस कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैंने इससे पहले के वीडियोज में आपसे सुझाव मांगे थे। कई विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सुझाव को सेंड किया है और उसी के अनुरूप आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि लघु बीजाणुधानी तो परागकोश के अनुपस्थित काट का नामांकित चित्र बनाइए अथवा परागकोश के अनुपस्थित काट का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, या फिर इसमें पाई जाने वाली कोशिकीय संरचना से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हमारा ये वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप प्रश्न के रूप में कंप्लीट हो जाता है। जब हम परागकोश की बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी स्टडी की थी, देखा था कि परागकोश टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट और मोनोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। ये तीन एग्जाम्पल है। यदि हम केवल 12th तक की बात करते हैं तो बाइस्पोरेंजिएट और टेट्रास्पोरेंजिएट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जोड़ते हैं साथ में, वो है आर्सिथोम्बियम का, क्योंकि इसमें केवल एक पाली पाई जाती है और एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, इसलिए इसको मोनोस्पोरेंजिएट प्रकार का परागकोश कहते हैं। मालवेसी कुल के पादप और मोरिंगा जैसे प्लांट में एक पालीवत परागकोश, लेकिन उसमें दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, इसलिए इसको मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट परागकोश कहते हैं। जबकि अधिकांश पादपों में डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट प्रकार का परागकोश होता है। तो ये जो प्रारूपिक परागकोश की बात करते हैं, जो अधिकांश प्लांट के अंतर्गत पाया जाता है, उनका लाक्षणिक गुण होता है, वो है टेट्रास्पोरेंजिएट प्रकार का परागकोश। जब हम इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो वो एक तितली आकार संरचना के रूप में दिखाई देता है, तितली के रूप में। मैंने इस डायग्राम के अंदर एक डायग्राम को कंप्लीट बनाया हुआ है, बाकी को छोड़ा हुआ है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर सेम की सेम होगी। इसमें दो पालियाँ पाई जाती है, एक पाली बड़ी होती है, दूसरी पाली छोटी होती है। प्रत्येक पाली के अंतर्गत एक लघु बीजाणुधानी तो माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्स के अंदर इस डायग्राम को कंप्लीट बनाना होता है। और पालियाँ जहाँ पे जुड़ती है उसकी मध्य वाला भाग होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू यूजी कहलाता है। हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि इसके अंदर आंतरिक संरचना होती क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी सबसे बाह्य परत होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर एक और एकल परतीय संरचना और मोटी कोशिका युक्त संरचना पाई जाती है, इसको एंडोथीसियम कहते हैं। ये सेकेंड लेयर एंडोथीसियम की हुई। कभी कभी इसकी तीसरी परत भी काट में दिखाई देती है और कभी दिखाई नहीं देती। ये स्ट्रक्चर इसकी मिडल लेयर होती है और इसी मिडल लेयर की सबसे आंतरिक परत टेपेटम कहलाती है। टेपेटम के आंतरिक भाग पर द्विगुणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इन कोशिकीय समूह को स्पोरोजिनस टिश्यूज कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है और प्रत्येक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। तो हम एक एक लेयर को यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला
पार्ट आता है कि इस परागकोश को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। परागकोश भित्ति जिसमें 4 लेयर आती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। और दूसरा होता है आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं से परिवर्धित बीजाणु जन उत्तक। तो हमारा पार्ट ए पोलन सैक वॉल, इस वॉल का पहला भाग, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। तो मुख्य रूप से इस पोलन सैक के सबसे बाह्य परत की संरचना होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। ये एकल परतीय संरचना होती है और परागकोश को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो क्या लिखते हैं हम उसको? बाह्य परत, एकल परतीय संरचना, लेकिन विशेषता क्या होती है कि ये कोशिका लंबाई की तुलना में चौड़ाई में अधिक होती है, इसलिए ये दीर्घित प्रकार की नहीं होती। तो लंबाई में कम और चौड़ाई अधिक होती है। क्या कार्य करेगी ये? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। सुरक्षा प्रदान करना। तो ये हमारा पहला जो एक कंप्लीट टॉपिक होता है वो है एपिडर्मिस। अब हम ये बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त इसके लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें कहीं किसी प्रकार की कोई रंध्रीय संरचना देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एलेंजियम नामक का एक प्लांट, एलेंजियम, इस पादप के परागकोश की इस एपिडर्मिस में रंध्र उपस्थित होते हैं, जबकि जितने भी मांसल पादप होते हैं मास्टलोदभिद कहलाते हैं। इन मास्टलोदभिद पादपों में इन कोशिकाओं के बीच में खिंचाव अधिक उपस्थित होता है। तो सेल्स के मध्य, जो एपिडर्मिस के हैं, सेल्स के मध्य खिंचाव उत्पन्न होता है, जबकि सामान्य पौधों में इस प्रकार की संरचना देखने को नहीं मिलती। तो विशेषता केवल रंध्र विहीन संरचना है, लेकिन एलेंजियम में रंध्र पाए जाते हैं और खिंचाव नहीं पाया जाता। लेकिन मास्टलोदभिद पादप जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, खिंचाव पाया जाता है। सेकेंड लेयर की बात करते हैं, पार्ट बी, इसको एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम की कोशिका एपिडर्मिस की तुलना में बड़े आकार की होती है। सामान्य प्रारूप से ये एकल परतीय संरचना है। तो एकल परतीय संरचना, लेकिन इसमें भी अभाव होता है, अपवाद है। वो अपवाद है कॉक्सनिया में। कॉक्सनिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें एंडोथीसियम द्विपरतीय संरचना के रूप में पाई जाती है। इसके अंदर स्टार्च का संग्रहण होता है और कुछ एक वैज्ञानिक उस स्टार्च के संग्रहण के स्थान पर स्टार्च को नहीं मान करके अल्फा सेलुलोज की पट्टिका मानते हैं। अल्फा सेलुलोज, हालांकि दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। तो मुख्य रूप से जो मान्यता है वो अल्फा सेलुलोज की पट्टिका है, जो कि इसमें अनुप्रस्थ प्रारूप में या अनुदैर्ध्य प्रारूप में पाई जाती है। इन अल्फा सेलुलोज पट्टिकाओं की प्रवृत्ति आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक होती है, इसीलिए जल को अवशोषित करके फूलती है और जल के अभाव में जल को निष्कासित करके सिकुड़ती है। इसी प्रवृत्ति के कारण अल्फा सेलुलोज की पट्टिका युक्त एंडोथीसियम की कोशिका परागकोश के परिस्फुटन में सहायक होती है। जिस क्षेत्र में जहाँ पे दो लघु बीजाणु धमनी आपस में मिलती है, उस क्षेत्र की एंडोथीसियम के अंदर अल्फा सेलुलोज पट्टिका नहीं पाई जाती
और कोशिका थोड़ी सी दीर्घित होती है। इस कोशिकीय संरचना को स्टोमियम क्षेत्र कहते हैं या मुख द्वार। जब ऊपरी क्षेत्र की कोशिका संकुचित होती है और निचली परागकोश, निचली लघु बीजाणुधानी के चारों ओर पाई जाने वाली कोशिका भी संकुचित होती है, तो इस स्टोमियम कोशिकाओं के ऊपर तनाव पड़ता है, जिसके कारण ये अपने स्थान से फट जाती है और फटती ऊपरी पाली ऊपर की ओर चली जाती है, निचली पाली नीचे की ओर चली जाती है और पूर्ण रूप से परागकण वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को स्फुटन कहते हैं। तो अल्फा सेलुलर की पट्टियाँ होती हैं वो आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता ग्राही, और ग्राही होने के कारण परागकोश के परिस्फुटन में सहायक होती है। कुछ एक पादप ऐसे हैं जैसे हाइड्रोकैरेटेसी कुल के पादप, एनोना और म्यूजा, और एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं अपन, आइपोमिया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें अल्फा सेलुलोज की पट्टिकाएं नहीं पाई जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा सेलुलोज की पट्टिका अनुपस्थित होती है, लेकिन एनोना, म्यूजा और आइपोमिया में लिग्निन तथा क्यूटीन का डिपोजिशन पाया जाता है। तो ये सेकेंड लेयर थी एंडोथीसियम, जो कि एपिडर्मिस की जस्ट नीचे की ओर स्थित होती है। इसमें अल्फा सेलुलोज की पट्टिकाएं पाई जाती है और ये पट्टिका आर्द्रता ग्राही होने के कारण परिस्फुटन में सहायक होती है। दो लघु बीजाणुधानियों के संपर्क स्थल की एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज की पट्टिका नहीं पाई जाती, जिसके फलस्वरूप ये स्टोमियम सेल कहलाती है और इसी स्टोमियम सेल्स द्वारा परिस्फुटन की क्रिया संपन्न होती है। सभी पादपों में अल्फा सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोकैरेटेसी, एनोना, म्यूजा और आइपोमिया में इस प्रकार की संरचना देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट, पोलन साइक वॉल का पार्ट संख्या 3, इसको नाम देते हैं मिडल लेयर। मुख्य रूप से ये एक से लगा करके 3 परतीय होती है, 3 परतीय संरचना है जो कहाँ पाई जाती है, लगभग टेपेटम और एंडोथीसियम के मध्य भाग में। जब बीजाणुजन ऊतक अधिक विकसित हो जाते हैं, परागकणों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, उस स्थिति में ये विघटित हो जाती है, अर्थात इनका जीवन अल्प होता है। तो ये अल्पजीवी प्रकार की होती है। लेकिन रेननकुलस ऐसा पादप है जिसमें मिडिल लेयर की कोशिका स्थायी होती है। बाकी में सभी में अल्पजीवी होने के कारण कुछ समय के बाद विघटित हो जाती है, यहाँ पर स्थायी होती है। इस मिडिल लेयर सेल्स में किसी प्रकार का कोई डिपोजिशन अथवा स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, लेकिन साइडा ऐसा प्लांट है, साइडा, जिसमें स्टार्च का संग्रहण होता है। तो ये पोलन सैक की तीसरे नंबर की परत, जिसको मिडल लेयर कहते हैं, स्टार के साथ साथ में यहाँ पे खाद्य पदार्थ का भी संग्रहण हो सकता है। परत संख्या 4, डी प्रारूप का। एपिडर्मिस को पढ़ चुके हैं, एंडोथीसियम को पढ़ चुके हैं, मिडल लेयर को पढ़ चुके हैं। अब आता है टेपिटम। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, टेपिटम सामान्य तौर पर एकल परतीय संरचना है, एकल परतीय। लेकिन अगेन कॉग्निसिया में ये द्विपरतीय होती है, 2 परतीय संरचना पाई जाती है। टेपिटम का विकास प्राइमरी पैराइटल सेल से होता है, वॉल सेल से होता है।
ये कभी कभी दो प्रारूप होती है, जैसे यहाँ पर ये केवल एक ही प्रकार की दिखाई देती है, लेकिन जब ये दो रूपों में दिखाई देती है तो उसको हम डाइमॉर्फिक नाम देते हैं। डाइमॉर्फिक। जब सभी कोशिकाएं का आकार एक समान होता है तब उसको हम नाम देते हैं एक समान, एक ही प्रकार की। लेकिन जब वो दो अलग अलग आकार में उपस्थित होती है, एक छोटी कोशिका होती है, एक बड़ी कोशिका होती है, तो उसको नाम देते हैं डाइमॉर्फिक। और ऐसा डाइमॉर्फिक कंडीशन की कोशिका है इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई नामक प्लांट के परागकोश में दिखाई देती है। इलेक्ट्रा थॉम्सन, इसमें दो प्रकार पाया जाता है। एक सी प्रकार की होती है जो संयोजी उत्तक की तरफ स्थित होती है, ये कोशिका बड़े आकार की होती है, जबकि एक भित्ति की तरफ स्थित होती है, इसको पी टाइप कहते हैं, और ये कोशिका है छोटी होती है। टेपिटम कोशिका में किसी भी प्रकार के कोई पिगमेंट नहीं पाए जाते, तो पिगमेंटीय स्ट्रक्चर लगभग इसमें अनुपस्थित होती है। लेकिन पिगमेंट के बारे में सेब का जब एग्जाम्पल लेते हैं, सेब, तब इसमें लाल रंग के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कैसा हुआ? लाल। और सेकंड नंबर, जब हम बात करते हैं इसकी एनीमोन नामक प्लांट की, उस एनीमोन, तब उसमें बैंगनी कलर के पिगमेंट दिखाई देते हैं। तो ये पिगमेंट के संदर्भ में दो एग्जाम्पल, सेब और एनीमोन के। तो विद्यार्थियों, ये थी टेपिटम की सामान्य स्ट्रक्चर। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर प्रदर्शित, इसमें बड़े आकार का केंद्र सुस्पष्ट है। तो जब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें स्पष्ट या सुस्पष्ट बड़ा केंद्रक, संचित खाद्य पदार्थों की मात्रा अधिक, खाद्य पदार्थों की मात्रा अधिक, और सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। इसी सघन जीव द्रव्य के कारण ही इन कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट घटक ये है कि इसके अंदर पाया जाने वाला केंद्रक होता है वो बहुगुणित केंद्रक है। बहुगुणित, देखेंगे हम कि बहुगुणिता के होने के कारण क्या है। बहुगुणित केंद्रक, बहुगुणित केंद्रक होने का कारण मुख्य रूप से या तो एक सिंगल कोशिका में केंद्रक का विभाजन हो गया लेकिन जीव द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, फलस्वरूप ये बहुकेंद्रिक की अवस्था बन जाती है। इस अवस्था में भी इसमें बहुगुणिता उत्पन्न होती है। तो बहुगुणित केंद्रक अथवा ऑब्लिक बहुगुणिता का मुख्य एक कारण है मुक्त केंद्रिकीय विभाजन अथवा बहुकेंद्रिक अवस्था। बहुकेंद्रिकीय अवस्था। दूसरा कि इसके अंदर सामान्य रूप से केंद्रक बन जाते हैं, लेकिन उन दोनों केंद्रकों के अलग अलग केंद्रक झिल्ली बनने के स्थान पर केवल एक ही केंद्रक झिल्ली बनती है। अर्थात जब टीलोफेज अवस्था के अंतर्गत या एनाफेज के बाद में टीलोफेज के अंदर गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं तो अलग अलग केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप दो केंद्रक बनते हैं। लेकिन यहाँ पर दो केंद्रक बनने के स्थान पर दोनों ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्रों या क्रोमेटिड पदार्थ के चारों तरफ एक ही केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। इस कंडीशन को रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस अथवा प्रत्यानिन केंद्रक के नाम से जानते हैं। फलस्वरूप बहुगुणिता उत्पन्न होती है, ऐसा लीलियम के अंदर देखने को मिलता है। कभी कभी एक गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड के स्थान पर एक से अधिक या दो से अधिक क्रोमेटिड पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पॉलीटीन स्टेज बनती है, अगेन बहुगुणिता उत्पन्न होती है। या फिर एंडोमाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा भी बहुगुणिता उत्पन्न हो सकती है। तो ये कुल 4 प्रकार, जिसमें बहुकेंद्रिक की अवस्था, प्रत्यानिन केंद्रक, पॉलीटीन स्टेज और एंडोमाइटोसिस प्रक्रिया
होती है, जिसके फलस्वरूप टेपेटम का केंद्रक बहुगुणिता अवस्था को प्रदर्शित करता है। टेपेटम कोशिका के प्रकार, तो विद्यार्थियों ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अमीबीय प्रकार की, अमीबीय, और दूसरी होती है स्त्रावी प्रकार की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्त्रावी प्रकार की। अमीबीय प्रकार का पहला प्रकार देख लें। इस प्रकार के टेपेटम की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है जब परागकणों का अथवा लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। उस समय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति विघटित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसका संपूर्ण द्रव्य पदार्थ इस बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित लघु बीजाणु के मध्य मुक्त हो जाता है। एंजाइम कौन सा था? हाइड्रोलाइटिक प्रकार का एंजाइम। तो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण सेल वॉल विघटित हो जाती है। टेपेटम की सेल वॉल अब कहाँ जाएगा जीव द्रव्य वो पूरा लघु बीजाणु धानी के केंद्रीय भाग। ऐसे द्रव्यों में या इसके जीव द्रव्यों में अनेकों केंद्रक पाए जाते हैं। तो अनेक केंद्रक उपस्थित, असंख्य केंद्रक होते हैं और सब जीव द्रव्य मिलकर के एक छोटी सी कणिकीय संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिसको टेपेटल पेरी प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो किसका निर्माण हो गया? टेपेटल प्लाज्मोडियम का। इस प्रकार की अमीबीय प्रकार की टेपेटम कोशिकाएं मुख्य रूप से टाइफा में देखने को मिलती हैं अथवा ट्रेडेंटेशिया में नामक प्लांट के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अमीबीय प्रकार की कोशिकाएं इस एंजाइम की उपस्थिति में विघटित हो जाती है, इसलिए ये हमेशा अल्पजीवी प्रकार की होती है। दूसरा प्रकार देखते हैं स्त्रावी प्रकार की। इस प्रकार की टेपेटम कोशिका भित्ति से लगातार पोषक तत्वों को स्त्रावित करती रहती है और स्त्रावित करने के कारण कोशिका विघटित नहीं होती और कोशिका लंबे समय तक परागकोश के अंदर उपस्थित होती है। अर्थात पराग कणों के और लघु बीजाणु के परिवर्तन की दृष्टि से अमीबीय टेपेटम के बजाय स्त्रावी टेपेटम अधिक उपयोगी होती है। प्रारंभिक कंडीशन में इस स्त्रावी टेपेटम की कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे लघु बीजाणु का परिपक्वन बढ़ता जाता है, टेपेटम की कोशिका भित्ति धीरे धीरे मोटी होती जाती है। इस टेपेटम प्रकार की इस टेपेटम के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डिक्टियोसोम जैसी कणिकीय संरचना पाई जाती है। इनको यूबिस्काय कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? यूबिस्काय। और ये यूबिस्काय प्रारंभिक संरचना के रूप में होती है, इसलिए इसको नाम देते हैं प्रोयूबिस्काय। अब प्रोयूबिस्काय इस भित्ति से बाहर निकल करके पराग कणों के चारों ओर बाह्य आवरण का निर्माण करती है। तो प्रोयूबिस्काय पराग कण के बाह्य चोल को निर्मित करती है, बाह्य चोल का निर्माण करती है। इन प्रोयूबिस्काय के चारों ओर स्पोरोपोलिनिन का जमा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्पोरोपोलिनिन पोलेनिन प्लस प्रोयूबिस्काय मिल जाती है, आवरण बन जाता है, तब इस संरचना को यूबिस्काय कहते हैं। और ये यूबिस्काय परागकण के
बायोचोल का निर्माण करती है। इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन पाए जाने के कारण परागकण की बायोचोल यूवी किरणें, ताप, अम्ल, क्षार और आर्द्रता जैसी संरचनाओं से या कारकों से परागकण की सुरक्षा करने का कार्य करती है। स्त्रावी प्रकार की टेपिटम कोशिका लंबे समय तक परागकणों को परिवर्धन हेतु पोषक तत्वों की पूर्ति करता रहता है। तो हम टेपिटम का जब कार्य लिखना प्रारंभ करेंगे तो टेपिटम का कार्य क्या होगा? परिवर्तनशील परागकणों को पोषक तत्वों की पूर्ति करना, पहला। दूसरा, जो स्त्रावण इन कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है, स्त्रावी कोशिका के द्वारा होता है, उसमें कैलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? कैलेज। और ये कैलेज करेगा क्या? कैलेज पराग सतुष्क के मध्य उपस्थित इस मध्य पटलिका को विघटित करके, जो कैल्शियम पैक्टिन की बनी होती है, विघटित करके इन सभी परागकणों को पृथक करता है। तो पराग सतुष्क के मध्य की परत का विघटन। टेपिटम का गहन कार्य, क्योंकि वो प्रोयूबिस्काय और यूबिस्काय का स्त्रावण करती है, जिसके फलस्वरूप पोलन ग्रेन की बाह्य आवरण का निर्माण होता रहता है। इसके अतिरिक्त टेपिटम द्वारा स्त्रावित संरचना द्वारा पोलन किट और ट्राइफाइटॉन का भी निर्माण होता है। तो पोलन सैक में इस प्रकार से हमने पढ़ा कि पोलन सैक की वॉल में कुल 4 प्रकार की परतें होती है: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। पोलन सैक की आंतरिक संरचना का बी पार्ट वो है स्पोरो जीनस टिश्यूज, जो सबसे इसकी आंतरिक परत से उत्पन्न होता है। इस या इन ऊतकों की उत्पत्ति मूल रूप से आर्की स्पोरियल सेल से होता है। क्या कार्य करती है ये? स्पोरोजिनस सेल्स और टिश्यूज समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेगी, जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा था पोलन सैक की आंतरिक संरचना। धन्यवाद।